स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे गेहूं की, जहां पर फाइनली सरकार ने ओएमएसएस पे फैसला ले लिया है। कल हमने वो नोटिफिकेशन आता हुआ देखा। क्या है नंबर्स, कैसे इसको डिकोड किया जाए, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में गुआर की, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। यहां पर क्या इसे परेशान कर रहा है, उसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने पर, जहां पर निचले स्तरों पर कुछ बाइंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब इस साल के आखिरी महीने में आपको क्या कुछ वॉच करना चाहिए, दिसंबर की रेंज कैसी रह सकती है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, साथ ही जुड़ेंगे गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे एंड एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत गेहूं से कर लेते हैं। एंड अजय जी, आपने हमें बहुत रिसेंटली बताया था कि ओएमएसएस का इंतजार काफी श्योरली है, आना चाहिए। आपने डेट भी बताई थी, प्राइस भी बताया था, क्वांटम भी बताया था। क्वांटम पे तो आप बैंग ऑन हैं। प्राइसेस ऑफ कोर्स थोड़ा सा नीचे हैं, और जो पीरियड है हम ये जानते हैं कि 31 मार्च तक है, लेकिन कब से ओएमएसएस स्कीम यहां पर जारी होती हुई दिखेगी? देखिए, बाजार में आशा है कि आज जो है टेंडर रिलीज हो सकता है, ओके। अपलोड हो सकता है। आज नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे को जो है जरूर होगा। अगर नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे नहीं होता तो बाजार को जरूर डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो है बेसब्री से इंतजार कर रहा है सारा बाजार इस स्कीम का। तो होपफुली आज जो है अपलोड होने की पूरी उम्मीद है, नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे, इससे आगे नहीं कीजिएगा। ऑलराइट। साथ ही साथ अजय जी, जो प्राइसिंग है उसे आप कैसे देखते हैं? जो करंट मार्केट प्राइस है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी ओएमएसएस की प्राइसिंग उसके भी नीचे है, आप कैसे इस कैलकुलेशन को देख रहे हो? तो जो मुझे समझ है, इस प्राइस के ऊपर फ्रेट भी जुड़ेगा टू ओके। वेरियस डेस्टिनेशंस। तो इसके हिसाब से करीबन जैसे साउथ, डीप साउथ जो है 300 साढ़े 300 रुपया ऊपर जुड़ जाएगा। तो कोयम्बटूर या सेलम या इन इलाकों में मेरे ख्याल से 26.5 के आसपास जो है फ्रेट और खर्चे जुड़ के मिनिमम प्राइस रहेगी। पर इन एनी केस जो है ये ऑक्शन बिडिंग है, इसमें मार्केट प्राइस के करीब खुलने की उम्मीद है पहले टेंडर्स को, क्योंकि काफी पाइपलाइन ड्राई है, मिल्स ड्राई हैं। तो हर आदमी अपना जो भी एंटाइटलमेंट है वो पूरा लेने की कोशिश करेगा, और जो एलोकेशन रहेगी कंसिडरिंग द नंबर ऑफ बायर्स एंड यूजर्स, ऐसी उम्मीद है कि करीबन 4000 एंटिटीज इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो है ये प्राइस जो है नियर टू मार्केट प्राइस जा सकता है टेंडर। और जो 2.5 मिलियन टन की आपने बात की थी, हमने वही आता हुआ देखा। क्या ये पर्याप्त रहेगा 31 मार्च तक? देखिए, पिछले साल 100 लाख 10 मिलियन टन सरकार ने जो है ओएमएसएस में रखा था। इस साल उसका एक चौथाई है। पर बाजार को ये उम्मीद है कि करीबन 10 से 15 लाख मिलियन टन एक और ट्रांच में आ सकता है। ये जो 2.5 मिलियन टन है, ये फर्स्ट ट्रांच है, और हो सकता है 1-1.5 मिलियन टन जो है वापस मिड फरवरी में जो है गवर्नमेंट और एलोकेट कर देगा। अजय जी, और विंटर्स में हम यूजली, जी आप कह रहे थे? और ये एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट लास्ट ईयर के करीब ही है, इस साल भी। एंड गवर्नमेंट ने जितना बाजार में पिछले साल डाला था उससे बहुत कम मात्रा में इस साल डाल रहा है, और गैप बाजार में आज भी है, वो महसूस हो रहा है, क्योंकि जो सेलिंग है वो बड़ी टेपिड है। मतलब बहुत ही कम सेलिंग आ रही है मार्केट्स में। इसलिए जो है अब फरवरी में रियल टेस्ट रहेगा कि जो है हैंड टू माउथ हो जाते हैं कि क्या हाल होता है। हम्म। अजय जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि विंटर्स में हम यूजली देखते हैं कि डिमांड यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आती है। क्या वो आप जंप अप आता हुआ देख रहे हैं, और आप कहेंगे ओएमएसएस का आना विंटर डिमांड का साथ में ये एक केटर हो जाएगा उसको? नहीं, देखिए, दिसंबर जनवरी फरवरी अच्छे डिमांड वाले महीने रहते हैं, और ये जो ओएमएसएस की स्कीम आई है इस टाइम पे, जो टाइमिंग है, जो एक रैली बन रही थी वो जो है अभी नहीं होगी। मार्केट जो है वॉलेटाइल जरूर रहेगा, पर रेंज बाउंड रहेगा आने वाले एक महीने में, क्योंकि जब तक फर्स्ट टेंडर का जो बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, बाजार को अंदाजा लगेगा नहीं कि वेदर कंजम्पशन एरियाज में सफिशिएंट व्हीट एलोकेट हो रहा है कि नहीं, या ज्यादातर जो है प्रोड्यूसिंग एरियाज में हो रहा है। तो कई कॉम्बिनेशंस इसमें प्ले आउट करेंगे, और अगले 10-15 दिन जो है एवरी डे जो है बाजार जो है खबरों से ही चलता रहेगा, ना कि रियल डिमांड सप्लाई से।
अजय जी, साथ ही साथ अब आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस देखने को मिलेंगे? आपने हमें कहा था कि 3000 के आसपास हम यहाँ पर सेटल होता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ जिस तरह का ये नए नंबर्स आए हैं, क्या आप उसी पर दृढ़ हैं? आप बिल्कुल, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो व्हीट का ट्रेडर है या स्टॉकिस्ट है, वो बिलो अ पर्टिकुलर लेवल बेचने का उत्सुक नहीं है, वो पीछे हट जाएगा, अराइवल्स फॉल हो जाएंगी। अगर बाजार को जो है बहुत नीचे खींचा गया तो जो है अराइवल्स डिसअपियर हो जाएंगी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है इवन फॉर स्टॉकिस्ट टू एग्जिट द मार्केट, क्योंकि आगे लंबी रैली नहीं है। लेकिन प्रोसेसर ये भी नहीं सोच रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा कोई क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सबकी जो इन्वेंट्री लेवल है, होल्डिंग लेवल है, करंटली बहुत थिन है। तो ऐसा लग रहा है कि 3000 और 3100 के बीच में जो है दिल्ली झूलता रहेगा। साथ ही साथ आई नो दीज आर स्टिल अर्ली डेज, लेकिन सोइंग को लेकर कोई लेटेस्ट नंबर्स जो आपके पास हो या ट्रेंड? ट्रेंड जो है क्या नाम है, मिक्स ट्रेंड आ रहे हैं, लेकिन जितना एक ऑप्टिमिस्ट व्यू था आज से एक महीने पहला, उतना नहीं है। थोड़ी सी स्लो है सारी प्रोसेस, एंड आई थिंक 10-15 दिसंबर तक जो है रियल पिक्चर सामने आएगी। कई जगहों पे जो है डिलेड सोइंग की खबरें आ रही। पॉइंट टेकन। अजय जी, बहुत शुक्रिया एंड एज ऑलवेज थैंक यू हमारे साथ वो खबर भी शेयर करने के लिए। और क्लियरली इसी हफ्ते हम बात कर रहे थे, अजय जी ने हमें बताया था कि ओएमएसएस आ जाएगा, एंड एज अर्ली एज इसी हफ्ते हमने वो खबर यहाँ पर आते हुए देखी भी है। तो क्लियरली ऑन टॉप ऑफ न्यूज़ इन दैट सेंस। और गेहूं की जो सोइंग है, उन्होंने जैसे कहा कि उसके ऊपर क्लैरिटी 15 दिसंबर तक आएगी, और डिलेड नंबर्स अभी तक फिलहाल वहां पर हमने बनते हुए देखे हैं। वेल, आगे बढ़ेंगे गेहूं से, और बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी चौपी ये हफ्ता रहा है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, और यहाँ से अब क्या करने की राय देंगे? देखिए, सोने की बात करें तो सोना काफी स्टेबल हो चुका है। 2525 2600 का स्तर है जो मार्केट ने बेस बनाया है, और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड है। सेकेंडली, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट की काप जो बात कर रही है मार्केट में, जो कट है वो काफी हाई हो सकती है, और उस कारणवश आप देखिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आने की गुंजाइश है। थर्ड, अगर आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स जो 101 का था महीने में, ऑलमोस्ट 107 108 पहुंच गया है। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आने की गुंजाइश है, और यही हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। तो उस कारणवश आपको गोल्ड में और कमोडिटी मार्केट में आपको हर निशान पे प्राइस देखने मिल रहा है। तो सोने में मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि यहाँ से और 25 से 30 डॉलर की तेजी आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 77,000 से लेके 77,500 के टारगेट के लिए आप इनमें निवेश करके चल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए आप होल्ड करना चाहे तो ये 80,000 के स्तर भी दिखा सकते हैं आने वाले समय में। मैं भी 2025 में 80,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर वापस लौटती हुई, और क्लियरली डॉलर इंडेक्स की जहां तक बात है, हमने नीचे में 107 का स्तर भी तोड़ा है, 106 का भी तोड़ा है, और उसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर काफी हद तक कमोडिटीज में आता हुआ देखा भी है। यहाँ पर अगर चांदी की बात की जाए तो $30 के नीचे के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे थे, लेकिन वहां से कुछ बहुत सपोर्ट लौटता हुआ। कल तेजी का दिन था, और आज भी आपकी स्क्रीन पर 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। अमित, चांदी के क्या प्राइसेस देखेंगे आगे जाते हुए? अच्छा मनीषा जी, देखा जाए तो अभी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने गोल्ड सिल्वर में देखी। अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी सिल्वर की एक्सपायरी निकट है, आज कल में इसकी एक्सपायरी हो जाती है। करंट वायदे में थोड़ा सा वॉल्यूम्स कम है, तो अब हम मार्च वायदा सिल्वर की बात कर लेते हैं। अभी 91,350-400 के आसपास का अभी भाव चल रहा है मार्च वायदा सिल्वर का। इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड मेरे को लग रहा है कि वापस फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एज पर ट्रेंड, जैसा कि हमने देखा, ऊपरी स्तरों से बार बार मुनाफा वसूली आ रही है, तो 91,600 के आसपास दिसंबर वायदा सिल्वर में एक बिग वाली इंट्राडे के लिहाज से करी जा सकती है। 92,200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 90,600 तक के टारगेट इंट्राडे सेशन में सिल्वर में मार्च वायदा में देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा जी। साथ ही धर्मेश, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को कैसे देखेंगे? पिछले हफ्ते 5% की तेजी थी, इस हफ्ते 3.5% की गिरावट के साथ काम है। आज ऑफ कोर्स थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर जरूर है, लेकिन इन लेवल्स पे क्या राय है? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो ओपेक की मीटिंग भी आ रही है, और इस कारणवश आप देखिए कि मार्केट में काफी स्थिरता आ चुकी है। ठंडी का माहौल है, आगे के 6 महीने कॉन्टेंगो में चल रहे हैं, तो ओवरऑल बास्केट आप देखिए तो पॉजिटिव बास्केट रहेगा। अभी रही बात नेक्स्ट ईयर इलेक्शन के बाद जो आए रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट के बाद अभी जैसे सरकार आएगी यूएस की, तो वो चाहेगा कि इकोनॉमी फर्म हो, और चाइना भी चाहती है इकोनॉमी फर्म हो। तो फंडामेंटली स्टिमुलस पैकेज भी आ रहे हैं, काफी सारे वेयर अबाउट्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी मार्केट में कच्चा तेल काफी एक तेजी का सिनारियो दिखा सकता है फर्स्ट क्वार्टर में ही। तो मैं बाय की सलाह दूंगा, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। मुझे लगता है कि प्राइस अगर WTI की बात करें तो 75 से 77 डॉलर फिर से दिखा सकता है, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6,200 से लेकर 6,400 तक के टारगेट के लिए आप पोजिशनरी निवेश करके चल सकते हैं। दिसंबर मंथ काफी सुस्त रहेगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा जनवरी फरवरी में निवेश करके चलिए।
साथ ही धर्मेश, मेटल्स पे क्या राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑन ऑन वीक बेसिस हमने यहाँ पर कुछ डिक्लाइन एल्यूमिनियम में आता हुआ देखा है, लेकिन कॉपर सपाट है, जिंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह की खबरें आई हैं कि पिछले 2 दिनों में 75,000 टन यहाँ पर एलएमई से विड्रॉ होता हुआ नजर आया, जिंक ने पूरा फायदा उस खबर का लिया है। अगर बेस मेटल की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट में ये जो दिसंबर महीना है ये एक्सपायरी का मंथ है, रोल ओवर स्टार्ट हो चुके हैं और जनवरी फरवरी मार्केट में फिर से मार्केट में पिकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो मैं कॉपर की तरफ ज्यादा बेट करना प्रेफर करूंगा कि डॉक्टर कॉपर काफी फर्म है और अगर आप देखिए 820 से लेके 850 के स्तर में कंटिन्यूसली इसी भाव में टहल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 820 के स्तर पे निवेश करें, 810 का स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशनली 830 से 840 के टारगेट के लिए आप हमें निवेश करके चल सकते हैं। अगेन मेरी सलाह रहेगी आगे के महीने में निवेश करिए, फंडामेंटली और टेक्निकली काफी फर्म है बेस मेटल कॉपर में फंडामेंटली। ऑलराइट, तो कच्चे तेल में, सोने में, कॉपर में, चांदी में, सभी में यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस फिलहाल आती हुई और इसके साथ ही आपको काम करना है। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, नॉन एग्रो पे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हम पूरा फोकस यहाँ पर डालेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर। कार बात अब गुआर की करेंगे, आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के लोज पर कारोबार है और ये कमोडिटी अब एक बहुत ही बड़े रेंज में फंसती हुई नजर आई है और कुछ गिरावट हमने इस हफ्ते भी आते हुए देखी है। एक्चुअली पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात की जाए तो करीबन 2.5% तक की गिरावट हम यहाँ पर गुआर में दर्ज होता हुआ देख चुके हैं। हमारे साथ एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी हैं। पुखराज जी नमस्कार, कैसे देखते हैं गुआर के प्राइसेस को, क्योंकि एक तो रेंज में है और दूसरा लगातार गिरावट इस हफ्ते में बनते हुए नजर आई है। किस तरह की आवकें हैं, किस तरह की डिमांड है सामने? नमस्ते मनीषा जी। आपका सवाल था कि ग्वार को किस तरह से देखते हैं। हर ग्वार का ट्रेडर ग्वार में तेजी ही देखता है, मंदी देखता ही नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, पिछले अक्टूबर में 22,000 टन निर्यात हुआ और नवंबर में भी लगभग 22,000 टन निर्यात की संभावना नजर आ रही है। जो डाटा आएंगे तो उसके हिसाब से ये औसत से पिछले साल के 5-5 हजार टन ये कम एक्सपोर्ट हुआ है। यही वजह है इस बाजार के एक तो टूटने की। दूसरी जो अराइवल है वो एकदम ठीक ढंग से आ रही है। अभी 60,000 बोरी के लगभग अराइवल चल रही है, तो मिलों को लगभग पूर्ति हो रही है। 30,000 क्विंटल की अभी क्रेशिंग है और 60,000 की आमदनी है। तो स्टॉकिस्ट के सक्रिय रहने से ये भाव अभी टिके हुए हैं और कुछ जो माल भाड़े में वृद्धि हुई है जो समुद्री रास्तों में, उसकी वजह से भी कमजोरी रही है। और जहां तक सवाल है ऑन दी होल निवेशक का, तो इसके अंदर मनीषा जी जैसे मैंने पहले भी कहा था, निवेशकों की बहुत बड़ी कमजोरी है। एग्री कमोडिटी के अंदर निवेशक आ ही नहीं रहे हैं, सबका रुख शेयर मार्केट की तरफ है। तो यहाँ एग्री कमोडिटी में लिक्विडिटी की भी कमी हुई है। हाँ, अगर तेजी आ जाती है तो निश्चित रूप से लिक्विडिटी भी इसके अंदर आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति तेजी की तरफ भागता है और पैसे वही इन्वेस्ट करने की चेष्टा करता है मनीषा जी। एब्सोल्युटली, जब तक तेजी नहीं है, थोड़ा सा बाजार, लोगों को पैसा बनता हुआ नहीं दिखेगा, वो एक बाजार में क्यों आएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा अगर तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स आएंगे, तो क्या ये तेजी आने के कोई कारण है, कोई एक्सपेक्टेशन है उस तरफ? नहीं, अभी ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई बड़ी तेजी मंदी बन जाए। एक ही फैक्टर होगा, यदि डिमांड अच्छी आ जाएगी, वापस पिछले साल की तरह सुधार की डिमांड आने लग जाएगी, तो बाजार में निश्चित रूप से तेजी बनेगी मनीषा जी। साथ ही साथ किस तरह के प्राइसेस फिर आप बनता हुआ देखते हैं, जब कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है तो क्या रेंज रह सकती है फिर? देखिए, ये जो रेंज अभी चल रही है ना, ये एकदम इस तरह के भावों की रेंज है कि जिसके अंदर हम बड़ी मंदी की भी संभावना व्यक्त नहीं कर सकते और बड़ी तेजी की भी संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। ये बाजार ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, ये जो अराइवल जो फास्ट आ रही है, बरानी इलाकों की हमेशा धीमे आया करती है, वो जो फास्ट आ रही है उसके पीछे ये कारण है कि इस बार मोठ की फसल भी बहुत अच्छी है और मोठ के भाव 4400, 4500, 4600 के आसपास चल रहे हैं। तो इसलिए किसान मोठ को रोक के ग्वार को बेच रहे हैं। और जहां तक मनीषा जी प्राइस की बात है, देखिए प्राइस हमें 5500 पे भी तेजी लग रही थी और अब भी हमें तेजी लग रही है, पर हकीकत ये है कि हाँ जी स्वीकार करना चाहिए ना इस बात को। तो हाँ जी हकीकत ये है कि इसके अंदर निवेशक आए, जब तक निवेशक नहीं आएगा तो इसके अंदर तेजी बनेगी कैसे? मतलब यही मुश्किल सामने आ रही है। निवेशकों की जरूरत है, निवेशक आ जाए तो ये कोई बहुत बड़ी फसल नहीं है, ये आप समझ लीजिए सारी 3500-3600 करोड़ या 4,000 करोड़ के आसपास की फसल है। जी मनीषा जी। पुखराज जी, एक फाइनल सवाल और ये ओवरऑल एग्रीकल्चर पे है, और हम जानते हैं कि रबी की बुआई यहाँ पर शुरू हो चुकी है।
मसालों में हल्की सी गिरावट यहाँ पर है। ऑफ कोर्स हमें लोग आके बताते जाते हैं कि धनिया जीरा आगे जाकर यहाँ पर तेज रह सकता है, वहाँ पर भी कुछ लिक्विडिटी वॉल्यूम की कमी है ही। रबी की बुआई भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एज एन एग्रीकल्चर सेक्टर को? ये सवाल क्या, यदि रबी के बारे में बात करें, रबी के मसालों के बारे में बात करें, तो जो तापमान है अभी जैसे गुजरात का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तो वो तापमान फसलों के अनुकूल नहीं है। यहाँ भी राजस्थान के अंदर जो जीरा की बिजाई है, इसब की बिजाई है, सौंफ की बिजाई है, इन सब के अंदर भी हैरेस हुआ है। ये दरअसल जो ठंड पड़नी चाहिए थी, अब तक ठंड नहीं पड़ रही है। अभी तक नीचे का जो तापमान है वो 15-16 डिग्री है और ऊपर का तापमान 30 से 31 डिग्री है। तो ये अनुकूल नहीं है, फसलों की बिजाई के लिए भी अनुकूल नहीं है और इसकी पैदावार के लिए भी अनुकूल नहीं है। अगर यदि बुआई को देखें और मौसम को देखें तो इसमें किसी भी सूरत में मसालों में मंदी नहीं रहनी चाहिए थी, जबकि बाजार अभी दबाव के अंदर चल रहे हैं, मंदी में चल रहे हैं। जी पुखराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो फिर जहां तक गुआर की बात है, ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स वीक नहीं हैं, लेकिन लिक्विडिटी के कमी के चलते यहां पर कुछ प्रेशर जरूर है। और जहां तक रबी की सोइंग की बात है, ये अर्ली नंबर्स हैं, आगे जाके सुधर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति आज के समय में है, मसालों में भी शॉर्ट ना करें, ऐसी राय फिलहाल पुखराज जी की तरफ से आती हुई। अमित, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मसालों के ट्रेंड्स को? ओवरऑल देखा जाए तो अभी सारे मसाले जो है, और मैं बात करूँ तो सारे मसाले का पूरा एनसीडीएफ जो अभी मंदी की चपेट से जूझ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स की काफी कमी है। जैसा कि पुखराज जी ने कहा, नए ट्रेडर, नए इन्वेस्टर इसमें नहीं आ रहे हैं, और ये सभी मार्केट पे सेम लागू होता है। जब भी किसी मार्केट पे कंटिन्यू मंदी आती है, तो वहां से इन्वेस्टर जो है पैसा धीरे धीरे करके निकाल ले जाते हैं और नए इन्वेस्टर का वेट होता है। अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखें तो मसालों में ओवरऑल अभी जो है बिकवाली का ही प्रेशर है, तो सेलिंग का ही ट्रेड में रिकमेंड करूंगा। टीएमसी सबसे वीक काउंटर अभी मेरे को नजर आ रहा है। दिसंबर वाइडा टीएमसी 13,500 के आसपास बिकवाली करें, 14,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 12,900 तक के टारगेट टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर जीरे की बात करें तो 25,000 25,200 की रेंज में दिसंबर वाइडा जीरे में बिकवाली की जा सकती है। 25,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 23,650 तक के टारगेट जो है जीरे में भी देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली गिरावट यहाँ पर जारी रह सकती है मसालों के पैक में, तो कुछ बिकवाली की राय यहाँ पर अमित की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।